तो यार ले आयो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए हाजिर नई एपिसोड नंबर 7। ये वीडियो आप सभी के कहने पे 30 मिनट्स की होने को जा रही है। तो हाँ यार, अगर तुम लोग इसी तरह 30 मिनट्स की वीडियोस चाहते हो तो एटलीस्ट लाइक और कमेंट जरूर करना। बता दो हमारी वीडियो की लेंथ और ड्यूरेशन आपके लाइक और कमेंट पे ही डिपेंड करती है। जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे उतनी ही वीडियो अगली लंबी होगी। तो चलो यार अब शुरू करते हैं। यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में रूकी किंग टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही दिन बाकी होता है और रूकी किंग टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच किसी और के बीच में नहीं बल्कि ईपो और जैसन के बीच में होता है। और एक दिन पहले एज यूजुअल इनके बीच में वेट टेस्ट होता है और उस दौरान जब चीफ और ईपो उसके जिस्म पे अपनी नजरें चुराते हैं वो ये देख के ही समझ जाते हैं कि उनका पहला मैच काफी ज्यादा मुश्किल होने को जाएगा। के बाद ईपो अपने ही ध्यान में मगन होता है कि पीछे से अचानक से जैसन आता है और ऐसे कद और मस्कुलर बॉडी को अचानक से ईपो के सामने लाने से ईपो थोड़ा सा डर जाता है। जैसन उससे बड़े अच्छे तरीके से बात करते हुए कहने लगता है, ईपो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे तुमसे काफी उम्मीद है कि तुम मुझे एक अच्छा खासा मैच दोगे। और ये ईपो का पहला अपोनेंट होता है जो कि उससे काफी अच्छे से मिला होता है, वरना दूसरे अपोनेंट तो उससे कातलाना आंखों से घूरते रहते हैं। के लिए दोनों की दोनों फाइटर अपने वेट लिमिट टेस्ट को आसानी से पार कर देते हैं। कल लौट जाने के बाद उसकी मदर ने उसके पहले मैच के लिए एक अच्छी खासी ट्रीट रखी होती है। इसके बाद ईपो अपनी मदर से सवाल पूछता है, क्या आप मेरा मैच देखने आएगी? उसकी माँ नजरें झुकाते हुए कहने लगती है, चाहे भले ही तुम मैच जीतते ही क्यों ना हो, अगर एक माँ कभी भी अपने बेटे को मार खाते हुए नहीं देख सकती, जख्मी होते हुए नहीं देख सकती, मैं तुम्हारा मैच तभी देखने आऊंगी जब तुम इतने ज्यादा काबिल बन जाओगे तुम मार खाए बिना ही अपने मैचेस को जीत पाओ। ईपो को फिर गहरी रात में प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं उसी पार्क में, जहाँ पे वो इन पोस्ट को यू डॉज कर रहा होता है जैसे कि वो जेसन की हुक्स को डॉज करा है और फिर उनको ही डॉज करते करते अपना राइट अपरकट का इस्तेमाल करेगा। देखते रूकी किंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट की शुरुआत होने को जा रही होती है। मैच स्टार्ट होने से पहले ईपो अपने जिस्म को वार्म अप कर रहा होता है। ईपो को यू अपनी ट्रेनिंग में खोता देख के चीफ सोचने लगता है, तो चलो यार इसके रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। हालांकि ईपो का ध्यान तक नहीं होता मगर चीफ उसकी ओर जो अपना पंच थ्रो ही करता है। ईपो तुरंत से उसके पंच को डॉज करते हुए एकदम से उसके करीब आ जाता है, इतना करीब आ जाता है कि वो राइट अपरकट से अपने एनिमी को भी यहाँ तक फिनिश कर पाए। ईपो, चीफ, यागी और उनका कोच अब रिंग की ओर बढ़ने लगता है। वो की तरफ से उमेजावा और उसके दोस्त और इसके साथ ही साथ ताकामुरा की गैंग भी बैठी होती है। तो जैसन की सपोर्ट के लिए उसके कुछ अमेरिका से दोस्त भी आए होते हैं। शुरू होने से पहले ईपो और जैसन इतने ज्यादा नर्वस नहीं होते जितने के पूरा आसपास का माहौल नर्वस होता है। माहौल बद से बदतर और इंटेंस होता चला जा रहा होता है। शायद से वो प्रेशर एकदम से कमर तोड़ होता है। मैच की शुरुआत में एक साथ ही कदम रखने की वजह से दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। खैर यार ईपो अपने आप को संभालते हुए उस पे अपने जैक्स को थ्रो करना शुरू करता है। उसके तुरंत बाद एक खतरनाक किस्म का पावर पंच जो कि चाहे जरूर जैसन उसे ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन ऐसा करते हुए ईपो से अच्छा खासा पीछे धकेलता है। ऐसा करते हुए ईपो अपने नेक्स्ट पंच के लिए एक अच्छा खासा स्टेज बना लेता है। जिस स्टेज पे कदम रखने की देर होती है ईपो अपना अच्छा खासा पंच जैसन के फौरन से मुंह पे दे मारता है। से यू डैमेज लेता देख के यहाँ पे ईपो थोड़ी सी जल्दबाजी करता है। इसी जल्दबाजी में अपने पावर पंच को थ्रो करने के मौके को भी खो बैठता है। ये जेसन के लिए एक सुनहरा मौका होता है कि वो अपनी हुक का इस्तेमाल करके ईपो को नॉकडाउन कर डाले ताकि अगले बार से उसका कोच अपनी उम्मीदें लगा बैठता है। मगर उससे क्या मालूम कि ईपो उसकी हुक को डॉज करने की अच्छी खासी ट्रेनिंग करके आया। इससे पहले उसका हुक ईपो को लग भी जाता कि ईपो आसानी से डॉज कर लेता है। देख के पूरी की पूरी ऑडियंस चौंक जाती है कि इतनी पावरफुल हुक को, इतनी स्पीड वाली हुक को उसने इतनी इजीली डॉज कर लिया। पर जो सबसे ज्यादा हैरान होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जेसन और उसका कोच। ये लम्हा ईपो के लिए एक सुनहरा मौका होता है। ईपो यहाँ पे अपनी राइट अपरकट से काम तो लेता है अगर जेसन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती जेसन भी उसे आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख के जो कि सबसे ज्यादा हैरान होता है वो कोई और नहीं बल्कि ईपो और उसका कोच होता है। इसी के साथ जेसन को एक और सुनहरा मौका मिलता है कि वो अपनी राइट हुक का इस्तेमाल करे। यहाँ तक जेसन करता भी है जिसे ईपो काफी करीबी से डॉज दोबारा से कर लेता है और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो पूरे के पूरे स्टेडियम को हिला के रख डालता है। और उसके ठीक बाद ईपो यहाँ पे दोबारा से अपने राइट अपरकट का इस्तेमाल करता है जो कि वो भी जेसन दोबारा से करीबी से
डॉज करता है वो का इम्पैक्ट भी इतना ज्यादा होता है कि वो भी पूरे के पूरे स्टेडियम को हिला के रख डालता है। उसके बाद दोनों के दोनों एक दूसरे की दाद देने लगते हैं अपने मन में। यहाँ पे जेसन दोबारा से अपनी हुक का इस्तेमाल करता है, ईपो दोबारा से डॉज करता है और उसके तुरंत बाद दोबारा से अपने राइट अपरकट का इस्तेमाल करता है। इस बार जेसन उसे अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है। चलते ही दोनों के बीच में इनकी हुक और राइट अपरकट का मुकाबला चलता रहता है। देख के पूरी की पूरी ऑडियंस तंग सी रह जाती है और वो कहने लगते हैं इनके राइट अपरकट में और उनकी हुक में इस कदर पावर बस गया है कि वो पूरे के पूरे स्टेडियम को हिला के रख डालते हैं अपने इम्पैक्ट से। इसमें कोई शक नहीं है दोनों के दोनों फाइटर एक अलग लेवल पे है। क्लोज रेंज में होने के बावजूद भी दोनों के हमले एक दूसरे के छू के भी ना गुजारे होते हैं। ऑडियंस में बैठा एक एक शख्स अपनी अपनी उम्मीदें दोनों में से अपने अपने फेवरेट फाइटर से लगाता चला जा रहा होता है। मेरे भाई लोगों, यहीं पे जेसन यहाँ तक ईपो के खिलाफ अपने डबल हुक का भी इस्तेमाल करता है, पर वो भी ईपो कैसे ना कैसे करके डॉज कर ही लेता है। यहाँ पे जेसन अपनी डबल हुक का इस्तेमाल करने से उसे एक फायदा जरूर हो रहा होता है, ईपो अपने राइट अपरकट को थ्रो नहीं कर पा रहा होता। सारे लोग एक ही चीज नोटिस करते हैं, जेसन अपने हर एक वार के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाता चला जा रहा है। स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो यहाँ तक अपनी ट्रिपल हुक का भी इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ तक इसी के साथ जेसन का एक हमला ईपो के मुंह पे जा लगता है। वो कोई आम हमला नहीं था बल्कि जेसन की हुक थी। इसके कारण यहाँ तक ईपो नॉकडाउन हो जाता है। वो वक्त गवाए बिना अब जू उठने ही लगता है कि चीफ ईपो को उठने से मना कर डालता है, क्योंकि वो उससे बताता है थोड़ा सा रेस्ट कर लो, जैसे ही वो 8 तक पहुंचे तो वहीं पे खड़े हो जाना। जेसन का कोच कहने लगता है वो ने उसके आधे से ज्यादा हमले को डॉज कर लेता, जिस वजह से उसने इतनी ज्यादा डैमेज नहीं ली। सबके बाद रेफरी जू 8 तक गिनता ही है। ईपो रेस्ट करने के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। ऐसा रूल ईपो ने उसके हमले को काफी हद तक डॉज कर लिया होता है, मगर डैमेज उसके हुक की काफी ज्यादा होती है अभी भी। के बाद ईपो सोचने लगता है ये 4 राउंड का मैच है, इसका मतलब इसमें 3 बार नॉकडाउन नहीं बल्कि सिर्फ 2 बार ही है। अगर मैं दूसरी बार गिरा तो मैं हार जाऊंगा। जब तक टाइम खत्म नहीं होता इस राउंड में तो मुझे हर हालत में गिरने से बचना है। इनकी फाइट यहीं से कंटिन्यू होती है, जहाँ पे ईपो जेसन के एक हमले को तो डॉज कर लेता है। इसके फौरन बाद जेसन ईपो के पेट पे हमला करता है, जिससे ईपो काफी ज्यादा डैमेज लेता है। बार बार उसकी लवर्ड बॉडी पे हमला करता है, जिससे ईपो अपने घुटने ठेक देगा जमीन पे। इवन के जेसन ऐसा करने में कामयाब होने को ही जा रहा होता है कि ईपो रस्सियों का सहारा लेके अभी भी अपने पैरों पे खड़ा रहता है, जो देख के जेसन तंग सा रह जाता है, क्योंकि उसके पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि चाहे जरूर तुम अपने आप को रस्सी के सहारे गिरने से तो बचा लो, मगर तुम अगला कदम नहीं ले सकते। अगर ईपो इतनी डैमेज लेने के बावजूद भी अपने पैरों पे खड़ा तो क्या बल्कि आगे बढ़ा होता है अटैक करने के लिए। जेसन उसका काम तमाम करने के लिए आगे ही बढ़ा होता है। तभी देखते ही देखते दोनों के दोनों अपने वार एक साथ एक दूसरे पे करते हैं। दोनों के हमले काफी ज्यादा जल्दबाजी में किए गए होते हैं, तो इस वजह से उनमें ज्यादा पावर नहीं होती। इसके बावजूद भी ईपो का जो हमला था वो उसकी चिन पे लगा था। जरूर वो इतना ज्यादा पावरफुल ब्लो तो नहीं था, इसके बावजूद भी उससे काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट निकल के उसके दिमाग पे बाड़ी पड़ने लगता है। इसी वजह से जेसन की बॉडी इस वक्त काम उठती है। सन भी अपने डिफेंस में फौरन से जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है जरूर मैंने उस पर खतरनाक हमले किया, मगर इसकी आंखों में मुझे अभी भी वो जुनून और जज्बा दिख रहा है। भड़कते हुए शोले जो कि इसके सीने और दिलो दिमाग की गहराई में दसे पड़े हैं, उसका कोई तोड़ नहीं और उसकी कोई इंतहा तक नहीं है। जेसन भी सोच समझ के अपना अगला कदम ले रहा होता है और इस बार धीरे धीरे करके ईपो की तरफ जा रहा होता है। दोनों के दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे के हमले को ब्लॉक करने के लिए और यहाँ तक जवाबी कार्रवाई करने के लिए भी। पर इसी बीच में बेल बजती है और फर्स्ट राउंड खत्म होता है। अपने कोने में लौट जाने के बाद ईपो अपने चीफ से माफी मांगता है कि इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी से जेसन की हुक लग ही गई। उसका चीफ उसे बताता है नहीं, बस उसकी टाइमिंग और तुम्हारी बदकिस्मती दोनों के दोनों एक साथ टूट पड़ी। उसकी हुक तो तुमने सह ली, पर अब ये नहीं मालूम कि क्या वो तुम्हारे राइट अपरकट को सह पाएगा अगर उसे लग जाए। चीफ उसे बताता है तुम लोगों के बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 सेकंड से भी कम था। चीफ ईपो को एडवाइस देता है तुम अभी तक जो करे वो करते जाओ, लेकिन हाँ इसके साथ ही साथ एक और चीज भी ऐड करो। मैं याद होगा जब तुमने एक साथ दोनों ने एक दूसरे पे टूट पड़े और एक दूसरे को हमला लगा भी था, तुम्हारे एक पंच ने अपनी शिवलिंग उसके दिमाग तक भेजी थी, जिससे जेसन ने भी महसूस किया था और वो वहीं पर रुक गया था कि वो हमला तुमने जल्दबाजी में किया था, मगर इसके बावजूद भी उसकी इतनी बड़ी डैमेज थी। दिखने से तो लगता है तुम्हारे पंचेस जेसन से ज्यादा पावरफुल है। ईपो से बताता है चाहे जरूर तुम्हें उसकी 1-2 हुक भी लग जाए, अगर पिछली बार की तरह जब तुम्हें उसका हमला लगे तो उससे ठीक बाद अपना हमला करो। बच्चे जिसका पंच ज्यादा पावरफुल होगा वही जीतेगा।
मतलब कि तुम जीतोगे। इसमें चाहे जरूर रिस्क है, लेकिन अगर रिस्क नहीं है तो फिर मजा ही क्या है। जा छा जा। सेकंड राउंड की यहाँ से शुरुआत होने को जा रही होती है। चीफ जू रिंग से बाहर निकलता है। वो एक आखिरी एडवाइस देते हुए कहने लगता है, चाहे तुम्हें जितनी मर्जी तकलीफ हो, मगर कभी ये अपने चेहरे से जाहिर मत होने देना। अपने आप को यही कहो कि तुम्हें दर्द नहीं होता। सेकंड राउंड के शुरू में सबसे पहले जेसन ईपो पे टूट पड़ता है। वो उसके हमले को डॉज करते हुए फौरन से राइट अपरकट का इस्तेमाल करता है कि जेसन डॉज करने के बाद फौरन से अपनी हुक का इस्तेमाल करने लगता है। वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि ईपो के पास पीछे हटने का वक्त नहीं है। ईपो को भी मालूम है अगर उसने इस हुक को डॉज ना किया या फिर किसी तरीके से रोका नहीं, उसके तुरंत बाद जेसन के मिसल वाले पंचेस की बारात शुरू हो जाएगी। इसी वजह के कारण ईपो अपनी चीफ की एडवाइस को फॉलो करते हुए एक कदम लेके उसके हमले को सहते हुए फौरन से उसी के साथ अपना हमला कर डालता है। इसी वजह से जेसन भी डैमेज लेके पीछे होता है और अपनी बारात को स्टार्ट करने का उससे मौका ही नहीं मिलता। और इसी तरह ईपो अब उसके साथ पंचिंग एक्सचेंज कर रहा होता है, जहाँ पे दोनों के दोनों एक साथ हमला कर रहे होते हैं। देख के इंटेंसिटी बढ़ती जा रही होती है। ये सब देख के जेसन के कोच को तब कहीं जाके एहसास होता है कि हाँ यार, जेसन की बाराज पंचेस को रोकने के लिए ये इनकी स्ट्रेटजी है। इसी तरह दोनों एक दूसरे को दोबारा से एक साथ ही हिट करते हैं। देख के ताकामुरा कहने लगता है, इसमें कोई शक नहीं है ईपो के जुनून और जज्बे की कोई टक्कर नहीं है। ईपो के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है इस जैसे बॉक्सर से लड़ने के लिए, जो कि उससे कई गुना ज्यादा फास्ट है और टेक्निक में भी उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। यूं ही दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ पंचेस को एक्सचेंज करते चले जा रहे होते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे पे ऐसे ऐसे खतरनाक किस्म के वार कर रहे होते हैं कि दोनों में से कोई किसी भी वक्त गिर जाएगा। यहाँ पे ताकामुरा अपनी उम्मीदें ईपो से लगा बैठता है कि ईपो ही इस मैच को जीतेगा। ऑडियंस की भी चीयरिंग की आवाजें हर लम्हे में पहले से ज्यादा होती चली जा रही होती है। देख पाते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे पे एक साथ हमला करते जा रहे होते हैं, करते जा रहे होते हैं और करते चले जा रहे होते हैं मेरे भाई लोगों। इसकी कोई शुरुआत ना होती और ना ही कोई इंतहा। हर कोई अपनी अपनी फेवरेट पार्टी को चेयर कर रहा होता है। यहाँ तक तो अब लोगों के लिए ये कहना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ये तो तभी पता चलेगा जब दोनों में से कोई एक गिरेगा। दोनों के दोनों काफी ज्यादा डैमेज ले चुके होते हैं, मगर ईपो को यहाँ पे अपनी चीफ की बात याद से ताने लगती है। इसके चीफ ने उसे बताया होता है, चाहे तुम्हें जितना मर्जी दर्द हो, अपने चेहरे से कभी जाहिर ना होने देना और ना खुद को ये कहना कि दर्द हो रही है। जबकि जेसन अपने आप को ये नहीं बता रहा होता। जेसन तो ये कह रहा होता है, अगर इस तरह तो चलता रहा मैं हार जाऊंगा। बस दोनों के बीच में ये फर्क रह चुका है। अब जारी सी बात है, वरना उसका ज्यादा आसान होता है, जो कि ये कह रहा होता है कि मैं हार चुका हूँ। यहाँ पे ऐसी सूरत किसी और की नहीं बल्कि जेसन की है। जेसन भी सोच रहा होता है, नहीं मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ये कहते हुए वो ईपो के मुंह पे एक पंच लगाता है। ईपो अपने चेहरे से ये जाहिर कर रहा होता है कि उसे जरा भी दर्द नहीं हुई। ये देख के जेसन की परेशानी अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा और भी बढ़ जाती है। दोनों के दोनों एक साथ एक दूसरे पे हमला करते हैं और दोनों के दोनों को एक साथ ही उनका वार लगता है। जेसन के मन में यहाँ पे परेशानी का दाग होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे पंचेस क्या काम भी कर रहे हैं, हालांकि ईपो खुद को यही समझा रहा है कि उसे दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा। इसकी ये स्ट्रेटजी यहाँ तक काम करी भी होती है। असल में ये साइंस के हवाले से भी पॉसिबल है। फिर तुम एक चीज अपने आप को बार बार समझाते जाओ, बोलते जाओ, तो एक वक्त आता है कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा दिमाग उसे सच्चाई मानने लगता है। हाँ यार, इस एनिमे से हमें कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो गाइस, तुम लोग जो काम भी कर रहे हो कभी हार मत मानना, और तुम्हारा काम चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो, खुद को हमेशा यही कहना, ये काम तुम्हारी पहुंच से दूर नहीं है। काम किसी अगले के लिए मुश्किल हो सकता है, मगर तुम्हारे लिए नहीं। तुम स्पेशल हो। तुम पे कोई यकीन करे या ना करे, एक बात याद रखना, जिंदगी में एनिमे रैंक्स तुम पे भरोसा रखता है। देख पाते हैं ईपो की इसी मेंटेलिटी की वजह से जेसन की फट के हाथ में आई होती है। जेसन सोचने लगता है, ईपो मकनाउची, क्या तुम इमोर्टल हो? क्या तुम इनविंसिबल हो? क्या तुम्हारी कोई इंतहा नहीं है? फिर क्या चीज हो तुम? क्या तुम्हें दर्द महसूस भी होता है या नहीं? आखिर कौन सी मिट्टी से बने हो? देख पाते हैं जेसन का चीफ भी उसे समझा रहा होता है, चाहे जो भी हो जाए तुम भी अपने कदम पीछे मत ठहराओ। दोनों के दोनों एक दूसरे पे दोबारा से टूट पड़ते हैं। जेंस भी यही कह रही होती है, जालिम लोग है यार, एक भी गिनने का नाम तक नहीं ले रहा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ईपो है। अपनी खतरनाक किस्म की मेंटेलिटी और फोकस, डेडिकेशन की वजह से वो की जिंदगी में सबसे पहला मोड़ और सबसे बड़ा मोड़ कोई और चीज नहीं बल्कि बॉक्सिंग लाई थी। सबसे पहले जेसन का पंच ईपो को लगता है। जेसन फिर अगले पंच के लिए आगे बढ़ता है तो ईपो का पंच जेसन के मुंह पे लगता है। यहाँ तक जेसन के फ्रेंड भी नोटिस करने लगते हैं कि ईपो की कोई इंतहा नहीं है। ईपो का फोकस बहुत ज्यादा गहरा है। लोग सोचने लगते हैं, ईपो आखिर किस खेत की मूली है, गिनने का नाम तक नहीं ले रही। कि ज्यादातर पंचेस किसी और को नहीं बल्कि ईपो को पड़े हैं। पर यहाँ पे ईपो
सबसे ज्यादा फोकस से आगे बढ़ रहा है। जेसन की सांसें फूल रही होती है पर फिर भी वो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे भी बार बार अपनी गरीब माँ की याद से तारी होती है। देख पाते हैं इस लम्हे में ज्यादातर पंचेस ईपो के मुंह पे पड़े होते हैं क्योंकि जेसन की स्पीड काफी ज्यादा है। इसकी तकनीक की भी कोई इंतहा तक नहीं है। जेसन इसी तरह अपने हैवी हुक्स पंचेस ईपो के मुंह पे दे मारता है। अपने हैवी ब्लोन लेने की वजह से, इतने ज्यादा भारी पंचेस लेने की वजह से वो ईपो को यहीं पे जमीन पे पटक डालता है। को जमीन के बल गिरा देख के रेफरी यहाँ पे काउंटडाउन करना शुरू करता है। दिखने से ही लग रहा होता है इस बार ईपो को पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल पंचेस पड़े हैं और काफी हद तक ज्यादा भी पड़े हैं। दिखने से ही लग रहा होता है यहाँ पे ईपो हार गया और यहाँ तक तो जेसन का चीफ अभी से खुशियां बनाने लगता है। हम देख पाते हैं ईपो का सर इतने जोर से चकरा रहा होता है कि एक लम्हे के लिए उसे भूल ही जाता है कि वो रिंग में मौजूद है। थोड़ा सा रिकवर कर जाने के बाद तब कहीं जाके ईपो को एहसास होता है कि हाँ यार वो तो इस वक्त तो रिंग में मौजूद है। वो उठने की कोशिश तो कर होता है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसका जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा। और तभी ईपो की नजर जेसन पे पड़ती है और वो देखता है उसके चेहरे पे एक मासूम सी लुक कि ईपो को साफ साफ ये कहना चाह रही होती है कि प्लीज यार मत उठी वरना मेरा काम तमाम हो जाएगा। और फिर ईपो को याद आने लगता है कि अगर उसने यहाँ पे आके हारना ही था तो उसने इतनी मेहनत क्यों की। उसने खुद से ये आखिर क्यों कहा कि उसे दर्द नहीं हो रहा। ये सोच के ईपो अपने आप से कहने लगता है मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा। वो ये सब कहते हुए उठने की कोशिश करने लगता है। ये देख के ऑडियंस में और भी हाइप बन जाती है। आओकी और किमुरा जोर जोर से चिल्ला के ईपो को चेयर कर रहे होता है। जावा भी उन्हीं लोगों में शामिल होता है जो ईपो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये उठता देख के जेसन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रेफरी जो 8 तक ही गिनता है कि ईपो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। सारे लोग ईपो के लिए चेयर करने लगते हैं। वो की मेंटेलिटी देख के जेसन फिर से सोचने लगता है क्या वाकई में मेरे पंचेस उस पर कोई असर नहीं दिखा रहे। बाय द वे ये नए राउंड की शुरुआत हुई थी, इस वजह से ईपो के नॉकडाउन होने की वजह से उसे आउट नहीं किया गया था। अपने फुल हाथ को इस बार घुमाते हुए ईपो की ओर एक और हुक से हमला करता है पर उससे भी ईपो काफी करीबी से डॉज कर लेता है। जेसन ये देख के परेशान हो जाता है पर जेसन की जो परेशानी है वो ईपो के लिए एक नया मौका है। ये सोच के ईपो आखिरी बार अपना पूरा का पूरा दम लगा के एक खतरनाक किस्म का राइट अपरकट उससे दे मारता है कि उसकी लोअर बॉडी पे फोकस होता है। इस वजह से उसके पैरों में इतनी जान नहीं रहती। जेसन यहीं पे नॉकडाउन होकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। देख के ऑडियंस में नई किस्म की हाइप बनती है। इस समय अब जेसन का चीफ उसे कहने लगता है अगर वो बच्चा बार बार उठ सकता है तो तुम क्यों नहीं उठ सकते। मत भूलो घर पे तुम्हारे लिए कौन इंतजार कर रहा है। सुन के जेसन को उसकी मदर की याद आने लगती है। जेसन के दोस्त भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं जेसन का नाम कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। देख के जेसन भी अपने जिस्म में दर्द को सहते हुए कैसे न कैसे करके दर्द हो रहा होता है मगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। देख के ईपो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। देख के ऑडियंस और भी काफी ज्यादा खुश होने लगती है। वो भी अपने मन में उसके जज्बे की दाद देते हुए कहने लगता है पर मैं भी तुमसे हार नहीं सकता। ऑडियंस के चेहरे में भी काफी ज्यादा परेशानी दिख रही होती है और वो इंटेंसिटी भी कि आखिर इस मैच को जीतेगा कौन। एक गिर के उठता है तो दूसरा गिरता है और तो कभी दूसरा गिर के उठता है तो ये फिर से गिरता है। जो भी ऑडियंस में बैठा कोई ऐसा नहीं होता जो कि इस मैच को एंजॉय नहीं कर रहा होता। क्योंकि दोनों फाइटर्स थक हार के अपनी लिमिट पे होते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे पे पंचेस को बरसाने लगते हैं, डॉज करने लगते हैं, रोकने लगते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते जा रहे होते हैं, रोकते जा रहे होते हैं, मारते जा रहे होते हैं और रोकते जा रहे होते हैं मेरे भाई लोगों। ये देख के कहने लगते हैं कि मेरी जिंदगी कम पड़ती जा रही है इस मैच को देखते हुए मगर इन दोनों के स्पिरिट जरा भी कम नहीं पड़ रहे। ये जेन्युइन उनके जज्बे को इतनी करीबी से महसूस करने के बाद अकामुरा भी अपने शोलों से भड़कते हुए कहने लगता है मेरा तो दिल चाह रहा है मैं मैदान में उठूं, दोनों के मुंह पे एक एक दो लगा के दोनों को नॉकडाउन कर डालूं। फिर मेरा मैच कब आएगा। और अब उसे कोई मारने का नहीं मिल रहा था तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आओकी और किमुरा पे उतारने लगता है। में हमें दिखाया जाता है तब तक जेसन ईपो को रॉब के सहारे पे धकेल चुका होता है और उस पे पंचेस की बारिश कर रहा होता है। यहाँ पे ईपो अपने सॉलिड डिफेंस में होता है। इसी में एक पंच उसके डिफेंस को तोड़ते हुए फौरन से उसके मुंह पे जा लगता है। पंच काफी ज्यादा पावरफुल था। ईपो यहीं पे जू गिरने लगता है। अपनी आखिरी ताकत लगाते हुए अपने फाइनल हुक से उसका काम बस तमाम करने को ही जा रहा होता है। इसी बीच में उसे ताकामुरा की ट्रेनिंग याद आने लगती है कि हुक को किस तरह से डॉज किया जाता है। यहाँ पे जेसन के जिस्म में दर्द भी हो रही होती है काफी ज्यादा जिस वजह से उसकी हुक यहाँ पे और भी स्लो हो जाती है। यहीं पे अपनी कमजोरी वाली सूरत हाल को एक ही बाजी में पलट डालता है। उसकी हुक को
डॉज करके जेसन ने अपने पूरे हाथ को घुमाया होता है, जिस वजह से उसका डिफेंस पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। वो खतरनाक तरीके से अपने फाइनल वॉर में अपने एक ही अपर कट में पूरी की पूरी जान लगा देता है। जब वो पंच जेसन को पड़ता है तो जेसन की अक्ल ठिकाने आ जाती है। स्टेडियम में अचानक से खामोशी छा जाती है। वो एक कदम लेते हुए उस पर 2-4 और जैब्स लगाता है और इसी तरह उसे नॉकडाउन कर डालता है। जेसन इन पंचेस से बेहोश हो गया होता है तो विक्ट्री किसी और को नहीं बल्कि ईपो मकनाउची को जाती है। देख के ईपो की जान में जान आती है और वो रिंग में ही बैठ के आराम करने लगता है, अपनी सांसें बढ़ने लगता है। ये देख के ईपो के दोस्तों को काफी ज्यादा खुशी होती है। तो यार चीफ यहाँ पे ईपो को बताने लगते हैं सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक किया, तुमने उसकी हुक को डॉच किया और फिर अपना अपर थ्रो किया और फिर जैब्स की बारिश कर डाली, हम जीत के बच्चे। और ये सब सुन के ईपो कहने लगता है तो अच्छा मैं तो यहाँ पे फिर बिल्कुल ऑटो पायलट पे था, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ याद भी नहीं है कि मैच आखिर कैसे खत्म हुआ। से मालूम पड़ता है ईपो अपने फोकस में इस कदर खो गया था कि उसका फोकस ही उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। हम जेसन को देख पाते हैं जिसने काफी ज्यादा डैमेज ली होती है और वो रिंग को छोड़ के जाने लगता है कि तभी पीछे से ईपो से आके कहने लगता है शुक्रिया एक गजब के मैच के लिए। जेसन एक मुस्कुराहट के साथ दर्द पे काबू पाते हुए कहने लगता है ईपो मकनाउची तुम्हारे पंचेस वाकई में काफी ज्यादा पावर रखते हैं। और जेसन उसे कहता है रुकी किंग टूर्नामेंट को जीतने में अपनी पूरी कोशिश करना और जान लगा देना। सब कहते कहते जेसन यहाँ से जाने लगता है। और अब चूंकि ईपो ने उससे लड़ा होता है, कहा जाता है जो लड़ते हैं वो उसकी बातों को जबान से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। इसी वजह से ईपो को भी कहीं ना कहीं पे मालूम होता है कि वो किसी गहरी वजह से यहाँ पे लड़ा था और आज शायद से उसके पूरे के पूरे सपने टूट गए। जेसन के फ्रेंड्स के चेहरों पे भी दुख को देख पाते हैं। इससे मालूम पड़ता है जेसन अपनी गरीब माँ की जिंदगी बदलने के लिए आज लड़ा था। हम जेसन को भी देख पाते हैं जो कि अंदर और बाहर से पूरे तरीके से टूट चुका होता है। ऑडियंस उसे गुड बाय कहती है अपनी तालियों से और अपनी सपोर्ट से। हमारी ऑडियंस उसके हिम्मत की दाद दे रही होती है कि उसने इतनी देर तक आखिर तक लड़ा। ऑडियंस उससे तसल्ली देते हुए कहने लगती है कि हम तुम्हारा कराकुरन हॉल में इंतजार करेंगे। बेसिकली कराकुरन हॉल सबसे बड़ा हॉल है बॉक्सिंग को लेके यहाँ पे इस वक्त मौजूद। ऑडियंस उसे सपोर्ट दिखाते हुए कह रही होती है कि तुम्हारा करियर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हम तुम्हें दोबारा भी देखने आएंगे। देख के जेसन आजमा को भी एक नई उम्मीद दिखती है और आजमा अब खुशी खुशी चेहरे से यहाँ से लौट के चला जाता है। ये देख के ताकुमुरा कहने लगता है वैसे ये ईपो का सबसे पहला और सबसे टफेस्ट अपोनेंट था। ईपो ने आज तक ऐसे अपोनेंट से लड़ा ही नहीं होगा जिसकी पावर और टेक्निक के साथ ही साथ उसकी हिम्मत भी नेक्स्ट लेवल पे हो। इसके बाद से ईपो जब रिंग को छोड़ के जाने लगता है तो उसकी तो नेक्स्ट लेवल की चीयरिंग होती है। चीफ कहने भी लगता है पूरी की पूरी ऑडियंस तुम्हारा इंतजार कर रही है, आखिर कब तक करवाते रहोगे उन्हें इंतजार, अपना हाथ उठाओ और विक्ट्री पॉज लो। तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा चीयरिंग चल रही होती है मगर जब ईपो अपना हाथ उठाता है शायद से पूरा का पूरा हाल ईपो की चीयरिंग से कांप उठता है। कहीं जाके ईपो को भी यकीन आने लगता है कि हाँ यार वो तो वाकई में जीत गया। देख पाता है जब सारे लोग घर जाने को जा रहे होते हैं तो ईपो का चेहरा देख के ताकामुरा, आओकी और किमुरा उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। यूं ही हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ईपो के चेहरे के जख्म सारे के सारे ठीक हो गए होते हैं। यहाँ पे ईपो ताकामुरा के साथ प्रोफेशनल रिंग में मियाटा का मैच देखने आए होते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं प्रोफेशनल स्टेडियम में हर कोई ताकामुरा को जानता होता है, दूर से ही ताकामुरा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ईपो यहाँ पे नोटिस करता है कि दो लड़कियां उसकी तरफ भी देख के आपस में बातें कर रहे हैं उसके बारे में। ये देख के ईपो को भी थोड़ी सी खुशी होती है कि हाँ यार चलो मुझे भी कोई एक दो बंदा तो जानता ही है। यहाँ पे ईपो की किस्मत अच्छी होती है, जो सीट नंबर ईपो को मिली होती है उसके साथ ही साथ वही सेम सीट नंबर उसकी क्रश की भी होती है। वो यहाँ पे उसे देख के काफी ज्यादा ब्लश कर होता है और बस ये चेहरा ताकामुरा अच्छे से वाकिफ होता है। इसी बात पे ताकामुरा यहाँ तक ईपो को तंग भी करने लगता है। लोग अब एक दूसरे की सीट नंबरिंग देख रही होते हैं कि उसकी क्रश की नजर ईपो की पैंट पे पड़ती है जिसकी जिप खुली होती है। ये देख के ईपो फौरन से अपनी टांगों को बंद करता है। अलबत्ता ताकामुरा उसका उल्टा मतलब लेते हुए कहने लगता है ईपो नाटक करना बंद करो, जानता हूँ कि तुम्हारी काफी बड़ी है, इस वजह से तुम उसे वही दिखा के इम्प्रेस करना चाह रहे थे, हाँ ना। फिर तब कहीं जाके ईपो को एहसास होता है कि दो जो लड़कियां थी वो मेरे बारे में मुस्कुरा के बातें कर रहे थे, कहीं वो भी मेरी जिप की वजह से तो नहीं कर रही थी। ईपो को ये सब सोच के काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट महसूस होने लगती है। चाहे जो भी ईपो बस अपनी क्रश में ही खोया होता है, उससे काफी ज्यादा खुशबू आ रही होती है। मगर ताकुमुरा
ताकामुरा उसके मुंह पे एक कसम लगाते हुए कहने लगता है, अरे भोसड़ी के, मैच स्टार्ट हो रहा है। मियाटा जो रिंग की ओर बड़ा होता है, हम देख पाते हैं ज्यादा से ज्यादा लड़कियां उसे चेयर करी होती है क्योंकि मियाटा काफी ज्यादा हैंडसम होता है। ये देख के ईपो सोचने लगता है अपनी क्रश के बारे में, क्या वो भी उसकी इसी तरह फैन है कि बाकी लड़कियों की तरह। हम देख पाते हैं वो एकदम शांत बैठी होती है। ताकामुरा मियाटा को देख के कहने लगता है, मैं काफी टाइम बाद इसे देख रहा हूँ और मैं देख के ही बता सकता हूँ वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। इसके साथ ही साथ इसकी शोल्डर मसल भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के साथ रुकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट की दूसरी बाउट की शुरुआत होती है। यहाँ पे ईपो नोटिस करता है कि मियाटा अपना खतरनाक किस्म का फुटवर्क तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, के बिना ही मियाटा अपने अपोनेंट के हमलों को काफी इजीली डॉज कर पा रहा होता है। बाद दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने शोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। बाद मियाटा का अपोनेंट अपने हैवी पंचेस मियाटा को मारने लगता है कि सारे के सारे मियाटा ब्लॉक कर रहा होता है और एक उससे मामूली सा लग जाता है। देख के ईपो सोचने लगता है कि मियाटा अपने फुटवर्क का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे पंचेस तो वो काफी इजीली डॉज कर सकता है अपने फुटवर्क के कारण, हालांकि उसका अपोनेंट एक खतरनाक पावर पंचेस थ्रो करता होता है। जबकि इसके बावजूद भी मियाटा उसे करीबी रेंज में भी काफी गहरी टक्कर देता है। जबकि मियाटा की ये स्पेशलिटी भी नहीं है। मियाटा की ये स्पेशलिटी है कि वो अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रख के उसे खत्म कर डालता है। ईपो को यकीन नहीं हो रहा था कि मियाटा अपने फुटवर्क के बिना ही उस पावर पंचर पे बारी पड़ रहा है। हम देख पाते हैं मियाटा काफी इजीली उसके पंचेस को देख पा रहा होता है, यहाँ तक प्रेडिक्ट करके अपना भी खतरनाक किस्म का मुक्का उसके सीधा मुंह पे दे मारता है। बस उसका एक ही पंच खाने की वजह से वो पावर पंचर यहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। इसी के साथ मियाटा को यहाँ पे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। सारे लोग मियाटा की चीयरिंग करने लगते हैं और कुछ तो उसे जीनियस कहने लगते हैं। बस इसी के साथ मियाटा यहाँ से चला जाता है। वो बैठ के सोचने लगता है कि आखिर उसने अपने फुटवर्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ताकामुरा ईपो की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है, मेरे ख्याल में वो किसी को दिखाना चाह रहा था कि वो कितना ज्यादा काबिल है। तो ये बताना चाह रहा था कि क्लोज पंचर्स जो कि तुम जैसे लोग हैं ईपो के खिलाफ उसके पास भी वेपन है और वो है उसके शार्प काउंटर पंचेस। देख पाते हैं मियाटा के अपोनेंट को यहाँ पे हॉस्पिटलाइज किया जा रहा होता है। देख पाते हैं ईपो की क्रश भी यहाँ से जाते जाते कहने लगती है, मुझे समझ में नहीं आती कि लोग आखिर बॉक्सिंग क्यों खेलते हैं। हम उसके चेहरे पे थोड़ा सा दुख भी देख पाते हैं और ये सब कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे ताकामुरा ईपो को एडवाइस देने लगता है कि तुम मियाटा जैसे से कैसे लिपटोगे। ताकामुरा नोटिस करता है वो लड़की तो अपनी दुनिया में ही गुम है, जो देख के वो उसकी यहीं पे धुलाई करने लगता है। कहानी अगले दिन आओकी और किमुरा पे जाती है, जो कि जिम में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे गर्मी काफी ज्यादा होने की वजह से। कि मैनेजर का कहना होता है कि ऐसी टफ ट्रेनिंग वाली जगह में एसी का लगना ठीक नहीं होता, कि तुम दोनों 8 राउंड लेवल के बॉक्सर हो, मगर फिर भी तुम लोगों को कुछ ईपो से सीख लेना चाहिए। हम देख पाते हैं इतनी गर्मी होने के बावजूद भी ईपो के जुनून और जज्बे में जर्रा सी भी कमी नहीं आई होती, कि आज तो वो पहले से भी काफी गुना ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि उसने मियाटा को देख के आया होता है। उसको देख के उनमें भी जुनून और जज्बा दौड़ पड़ता है और वो ईपो को स्पारिंग मैच में चैलेंज करते हैं। ये दोनों तो फिर भी सीरियस हो ही जाते हैं, मगर हम ताकामुरा को देखते हैं जो कि अपनी जगह से अब तक हिला तक नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद फूजी भी आता है और फूजी ईपो को कहने लगता है कि माशिबा भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसे तुम तीनों आगे बढ़े हो, तुम लोगों का टूर्नामेंट में सामना तो हो के ही रहेगा। उसे तो छोड़ो, रुकी किंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में एक अनजान शख्स भी अपना नाम बना रहा है, जिसका नाम है कोबाशी। शायद से ईपो वो तुम्हारा अगला अपोनेंट हो सकता है। कहते हुए फूजी ईपो को कोबाशी की टेप देता है। यहाँ पे कोबाशी का अपोनेंट काफी ज्यादा टफ होता है, जबकि कोबाशी दिखने से ही लग रहा था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। हम देख पाते हैं कोबाशी यहाँ पे ज्यादातर अटैक्स को डॉज करता है और फिर मौका मिलके क्लिंजिंग करता है। इसी तरह करके वो यहाँ तक जीत भी जाता है। वो यहाँ पे अपने अपोनेंट को नॉकडाउन तो नहीं करता, लेकिन पॉइंट्स के कारण जीत जाता है। जरूर तुम्हारा अपोनेंट नॉकडाउन हो या ना हो, लेकिन टाइम खत्म होने से पहले अगर तुमने ज्यादातर पंचेस मारे हो तो तुम पॉइंट्स के कारण जीत जाते हो। बाशी का मैच जो स्टेप में खत्म होता है, तो इसके बाद से एक और मैच की शुरुआत होती है। रुकी किंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में एक ऐसा बॉक्सर भी होता है जिसकी काफी सारी लड़कियां दीवानी होती है, तक उसकी फैन बेस मियाटा से भी कई गुना ज्यादा होती है। उसे यूं लड़कियों में इतना ज्यादा पॉपुलर देखे ताकामुरा, आओकी और किमुरा की जलने लगती है। और इस शख्स का नाम होता है हयामी। देख पाते हैं हयामी का अपोनेंट काफी ज्यादा तेजी से पंचेस उस पे मारता है, पर हयामी काफी इजीली उन्हें आसानी से डॉज कर लेता है। बस दिखने से ही लग रहा होता है कि हयामी ने एक पंच मारा है, पर अचानक से उसके एक पंच में से पंचेस की बारिश
बारिश निकलती है, बारिश हो जाती है। अपनी हैवी पंचिंग मिसाइल्स की वजह से उसका अपोनेंट वहीं पे ढेर होके गिर जाता है। एक खूबसूरत चेहरे के साथ ही साथ हयामी एक खतरनाक किस्म का बॉक्सर भी है। मैं आप सबको बता दूं, हयामी और बॉक्सर से कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे है। लगभग उसने अपने हर मैच को 10-20 सेकंड के अंदर से या फिर इससे पहले खत्म किया होता है कि उसके पंचेस की स्पीड इस कदर ज्यादा होती है कि यहाँ तक कोई बॉक्सर से देखने में कामयाब ही नहीं हुआ। जीपो से कहने लगता है 2 से 4 सेकंड में इसने 27 पंचेस की बारिश की है कि पंचेस को लोगों ने शॉटगन का नाम दिया। देखिए चीफ कहने लगता है सिर्फ टैलेंट के मामले में ही हयामी मियाटा से कई गुना ज्यादा बेटर है। जिस तरह से ईपो आगे बढ़ा है, शायद से ईपो के इस अपोनेंट को हराने के बाद अगला अपोनेंट हयामी ही हो। कुमुरा भी यहाँ पे कहने लगता है ना कि सिर्फ इतना बल्कि उसकी स्पीड भी मियाटा से कई गुना ज्यादा तेज है। सब कुछ सुन के ईपो को अभी भी लगने लगता है कि वो काफी बॉक्सर से काफी पीछे है। ईपो फौरन से अपनी ट्रेनिंग को लौट के चला जाता है। पूरा टाइम कमर तोड़ ट्रेनिंग करने के बाद ईपो जब घर लौट के जाने लगता है तो पास में उसका गुजर एक बेकरी से होता है। इसे देख के उसका मन करने लगता है कि ट्रेनिंग के बाद वो कुछ मीठा खाए। इस लौंडे की किस्मत तो जरा चेक करो, ये जो ही इस बेकरी में एंटर ही करता है कि इस बेकरी में वो अपनी क्रश को पाता है जो कि यहाँ पे काम करती होती है एज अ पार्ट टाइम। सामान वगैरह खरीदने के बाद जब ईपो घर लौट के जाने लगता है तो वो लड़की साथ ही साथ उसे एक्स्ट्रा पैकेज में भी कुछ मीठा डाल के दे देती है क्योंकि वो उसे बताती है कि काफी रात हो रही है और हम जल्दी बंद करने वाले हैं तो ये सारा जाया जाएगा। अगले दिन भी हम देख पाते हैं ईपो अपनी पूरी जान लगा के जिम में कड़ी ट्रेनिंग करता है। रात के वक्त जब ईपो घर होता है तो उसे ताकामुरा की तरफ से कॉल आती है। उसे बताता है कि मेरे टाइटल मैच का अपोनेंट सेलेक्ट हो चुका है। इससे पहले हम ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे कुछ दिन सिर्फ हम तीनों, और तुम्हें पता है हमारा ट्रेनिंग कैंप बीच में होगा और जहाँ पे खूबसूरत लड़कियां भी बिकिनी में होगी। मैं तुम्हें बता दो हम जा रहे हैं तो अभी ही जा रहे हैं, अपना सामान पैक कर ले बच्चे। डा वैसे भी वहां पे नहीं होगा तो तू समझ ले हमारे मजे के दिन शुरू है। बाकी मदर भी यहाँ पे उसे जाने की इजाजत दे देती है और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।